Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। मेमोरी चैप्टर कंटिन्यू है जो कि चैप्टर नंबर हमारा 9 है और लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी इन साइकोलॉजी या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। Improvement of memory. Researchers have revealed that there are a number of techniques that can be used to help us develop better memories. ठीक है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अमंग द बेस्ट आर मीनिंगफुलनेस, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिएशन, इमेजरी, निमोनिक टेक्निक, पेगबोर्ड टेक्निक, मेथड ऑफ लोकाई, practice activities, and the last one is SQ5R techniques. First technique is meaningfulness. Researches show that meaningful material is easy to encode, store and retrieve than meaningless material. ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमने प्रोसेसेस ऑफ मेमोरीज पढ़े थे जिसके 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन था इनकोड करना, सेकंड स्टोर करना और थर्ड था रिट्रीव यानी रिकॉल करना चीज़ों को। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मीनिंगफुल मटेरियल होता है जिसका एक मीनिंग होता है उसको हम बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं उस मटेरियल के निस्बत जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। अ पर्सन कैन इम्प्रूव हिज हर मेमोरी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। और एक पर्सन अपनी इस टेक्निक की मदद से मेमोरी को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। अब मीनिंगफुल मटेरियल कौन सा होता है, ये जब हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस किया था, उसमें हमने मीनिंगफुल नेस क्या होता है उसको पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला लेक्चर मेरा अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. Organization is putting information into the memory system in an organized way to save time and retrieve easily. ऑर्गेनाइज वे में अगर हम चीज़ों को स्टोर करेंगे मेमोरी में तो वो हमारा टाइम भी बचेगा और सेकेंडली जब हम चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करेंगे तो हम उसको इजीली रिकॉल भी कर लेंगे। द की इज़ टू एसोसिएट न्यू इन्फॉर्मेशन विद द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन द सिस्टम। और इसका तरीकाकार ये है कि आप जब न्यू इन्फॉर्मेशन याद करें तो उसको पहले वाली याद की गई इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट कर लें, उसका लिंक बना लें। इस तरह करने से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास मीडिएशन सिस्टम. अ पर्सन शुड यूज़ मीडिएशन सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर मटेरियल बाय मेकिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस और अदर कनेक्शन आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ठीक है, कोई भी चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि मीनिंगफुलनेस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। अगर रैंडम मटेरियल है तो उसको इस तरह से याद करें कि उनका एक मीनिंग बन जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। और मीडिएशन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास कोई भी अगर वर्ड है आपको याद करना है तो आप वर्ड पहले देखें, उसका मीनिंग देखें, उसके बाद उसी वर्ड का सेंटेंस बनाएँ और सेंटेंस बनाने के बाद उसका और चीज़ों से लिंक बनाएँ, कनेक्शन बनाएँ और देखें कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे-कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो जब एक चीज़ को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में देखेंगे, तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। टेक्निक नंबर 4 इज़ इमेजरी. इमेजरी इज़ द टेक्निक ऑफ मेकिंग मेंटल पिक्चर ऑफ द मटेरियल टू बी रिमेंबर्ड. कोई भी पिक्चर हो कोई भी मटेरियल हो, उसको आप इस तरह से याद करें कि आप मेंटली तौर पे एक उसका इमेज बना लें, जो उसको डिफ़ाइन कर रहा हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक द इमेज एज़ विविड और बिज़ार एज़ पॉसिबल. और इतना आपने ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो इमेज बना रहे हैं वो क्लियर हो, उसकी सारी डिटेल्स आपको पता हों, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं कहती हूँ कि चेयर, तो चेयर की डिटेल क्या होगी? 4 लेग्स हैं और इसके ऊपर हम लोग इजीली बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल चेयर हो, कुशन चेयर हो। और कलर आपके माइंड में एकदम से वो कलर आएगा, या तो आपके घर पे जो चेयर्स होंगी उसका कलर आएगा या फिर जो आपको चेयर पसंद होगी उसका कलर आप जो है वो माइंड में सोच सकते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी मतलब आपने जब इंफॉर्मेशन याद करनी है तो उससे रिलेटेड आप अपने माइंड में मेंटल इमेजेस बनाते जाएं ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो। फिफ्थ टेक्निक इज़ निमोनिक टेक्निक्स. These techniques are strategies for improving memory by organizing and encoding information to aid memory performance. ठीक है, इसमें चीज़ों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इनकोड करना है. फॉर एग्जाम्पल, टू लर्न द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम यू माइट रिमेंबर द नेम ROYGBIV. ठीक है, रॉय जी बिव, विच शुड हेल्प यू रिमेंबर. R स्टैंड फॉर रेड, O for orange, Y yellow, G green, B blue,
आई इंडिगो एंड वी वॉयलेट। ठीक है, तो इस तरह से स्पेक्ट्रम्स के नाम आपने जब याद रखने हो तो आप ये वर्ड या ये नेम याद रख लें। रॉय जी बिव, इस तरह से करके आप स्पेक्ट्रम के नेम्स इजीली याद रख सकते हो, कलर्स नेम। ठीक है, तो इसी तरह करके जो हमारे पास होता था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी तरह इसका भी कुछ कर्ली ब्राउन हेयर टाइप बना हुआ था। तो उस तरह से जब हम वो उसके निमोनिक्स हमने याद किया तो फिर वो हमें फार्मूलाज इजीली याद रहने लग चुके थे। तो इसी तरह से करके आप चंक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल को मीनिंग दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेंटल इमेज बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज pegboard technique. Another technique is pegboard technique that typically starts with a rhyme or series in which the keyword serves as pegs to associate with other items to be remembered. अब पहले पढ़ लेते हैं कि pegboard टेस्ट क्या होता है। Pegboard test which required the child to place keyhole shaped metal pegs into matching holes as quickly as possible. बच्चे को सिखाया जाता है कि होल शेप्ड मेटल पेग्स जो हैं उसको मैचिंग होल में आपने इंसर्ट करना है। वॉज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, मोटर एक्टिविटीज, स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इस इमेज की मदद से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पैक बोर्ड टेक्निक या मेटल पैक्स क्या होंगे या ये टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को हम कलर्स, अगर बच्चे को हम याद करवा रहे हैं तो इजीली उसको याद करवाया जा सकता है कि एक सीरीज़ में आपने सारे रेड कलर्स या मेटल पैक्स ऐड करने। इसी तरह सेकंड में येलो, देन ग्रीन एंड देन ब्लू। इस तरह से बच्चा इजीली चीज़ों को मेमोराइज कर लेगा, कलर्स को मेमोराइज करना सीखेगा। मेथड नंबर 7 इज़ मेथड ऑफ लोकाई, used originally by Greek orators. In method of loci technique, you first remember the particular location, such as the room of a house. For example, you have mental walk of your house and come up living room, then dining room. डाइनिंग रूम के बाद आपका बेडरूम आता है, बेडरूम के साथ किचन है, किचन के साथ बाथरूम है। वंस यू हैव लर्न दिस प्लेसेस, एक बार जब आप इन जगहों को याद कर लेते हैं, यू आर रेडी टू लर्न न्यू वर्ड्स। आप फिर नए वर्ड्स याद करने के लिए रेडी होते हैं एंड एसोसिएट दीज विद ऑलरेडी लर्न लोकेशंस, और फिर उनको पहले से याद की गई जो चीज़ें होती हैं उनसे आप रिलेट करते हैं। ठीक है, जब आपको एक बार अपने रूम की सारी जगह याद हो जाती हैं तो फिर आप अगर अंधेरे में भी अपने रूम से बाहर चले जाते हो तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये डाइनिंग रूम है या फिर ये लिविंग रूम वगैरह है। हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, द कीज़ आर ऑन द डेस्क बाय योर डोर। ठीक है, अमूमन कैसा होता है, जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं फ़ौरन से हम चाबी फेंकते हैं। तो हमें पता होता है कि जैसे ही हम एंटर होंगे साथ में जो डेस्क होगा उसके ऊपर हमारी कीज़ होंगी। ठीक है, इस तरह फर्दर आप बाकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो। नेक्स्ट technique number 8 is practice activities. Studies show that distributed practice is more effective than massed practice. ठीक है, आगे जाके इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। Underwood explained that less interference is likely when you use distributed practice than when you try to learn all at once. In most situations, we will remember longest material most accurately when we have overlearned it. Here, overlearning means that the material has been rehearsed over and over again following its initial learning. Moreover, active recitation or elaboration has a far greater effect on long-term memory than does mere passive reading. Even when the material is clearly understood in the first reading, in general, the better we encode and store information, the easier it will be to retrieve. प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ टेक्निक का नाम है, तो प्रैक्टिस से याद रखना है कि जितना चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी, और जब हम उनको रिट्रीव करेंगे, रिकॉल करेंगे तो ईज़िली वो हमारे माइंड में आ भी जाएंगी, हम ईज़िली उनको याद कर लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है मैथ्स प्रैक्टिस की जगह। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मैथ्स वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस क्या है। मैथ्स प्रैक्टिस, चाइल्ड इंस्ट्रक्टेड विद सेम मटेरियल्स मल्टीपल टाइम्स इन सिंगल सेशन विदाउट अ ब्रेक। चाइल्ड को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सेम मटेरियल पे बहुत ज़्यादा टाइम पे, एक ही सेशन में, और कोई ब्रेक नहीं होता मैथ्स प्रैक्टिस में। ठीक है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में क्या होता है, चाइल्ड प्रैक्टिसेस विद सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। मैथ्स में क्या था, सेम मटेरियल था, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, विद ब्रेक्स बिटवीन इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स।
ठीक है। टाइम दोनों में मल्टीपल है, लेकिन ब्रेक्स मैथ्स प्रैक्टिस में नहीं है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में हम ब्रेक भी दे रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। मैथ्स प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग बेसिक शेप्स फॉर 20 मिनट्स इन वन डे। एक दिन का सेशन है और सेम बेसिक शेप्स बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है, लेकिन 20 मिनट्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में क्या होगा, प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग बेसिक शेप फॉर 10 मिनट। मैथ्स प्रैक्टिस में हमने क्या कहा कि 20 मिनट्स के लिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में हम 10 मिनट्स के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहे हैं ड्यूरिंग सेशंस स्केड्यूल्ड सेवरल टाइम्स पर वीक। ठीक है, जबकि मैथ्स प्रैक्टिस में क्या था, एक दिन में हमने 20 मिनट्स का सेशन दिया और 20 मिनट्स में बच्चे को कहा कि उसने आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस में हमने 10 मिनट्स का टाइम दिया कि 10 मिनट्स में उसने आइडेंटिफाई करना है, बीच में उसको ब्रेक भी दिया जाता है और ये वीक में कई बार करना है, जबकि मैथ्स प्रैक्टिस में 20 मिनट्स इन अ डे दिया था। समराइज़ करें तो समरी इसकी यही है कि जब हम चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, वीक में कई बार चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक दिन में ही चीज़ों को याद करें। तो प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ में चीज़ों को प्रैक्टिस करने पे बार बार फोकस दिया जा रहा है या फोकस किया जा रहा है। 9 is context condition. Psychologists have found that remembering is easier when we do it under conditions that are similar to those that we originally learned. If possible, study under conditions similar to those that will exist in test situation. For example, study under quiet conditions rather than with radio playing, and study at a desk rather lying on the bed. Ideally, you should study in an environment that is similar to the environment in which you will take the test. ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या है कि आप उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में उस तरीके से बैठ के स्टडी करें या उस तरीके से बैठकर अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें जिस तरह से आपने पेपर एग्ज़ाम हॉल में देना हो। और बेड पे लेटकर पढ़ने की बजाय आप एक स्टडी टेबल रखें और उसके ऊपर बैठ के आप स्टडी करें। Next technique is SQ5R techniques. Spock suggested SQ5R study techniques, including survey. S stand for survey, Q question and then record, recite, review and reflect. ठीक है, एस स्टैंड फॉर सर्वे होगा, क्यू क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट हमारे पास 5R है जिसमें रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट है। द स्टेप फर्स्ट स्टेप इज़ टू सर्वे द मटेरियल। ठीक है, जो भी मटेरियल आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उसको आप चेक करें। इफ़ यू आर रीडिंग अ चैप्टर ऑफ टेक्स्ट बुक, यू शुड क्विकली ग्लैंस थ्रू द एंटायर चैप्टर, नोटिंग द हेडिंग्स, स्टाइल, लेंथ एंड जर्नल फॉर्मेट। दिस विल हेल्प यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार चैप्टर का रिव्यू कर लें, इसमें कितनी हेडिंग्स है, क्या स्टाइल है, लेंथ कितनी है और इसका फॉर्मेट क्या है। The second step is to ask questions about the chapter and its important points. This will motivate you to study the material carefully. ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन करें कि आप इस चैप्टर में से क्या क्या सीख सकते हैं और इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है और इस तरह के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A critical step is to read the material, then record the main ideas or write brief summary in your notebook. ठीक है, जब मटेरियल आपने पढ़ लिया तो फिर उसकी समरी आप अपनी नोटबुक पे लिखें। इट विल प्रोवाइड यू विद रिटन आउटलाइन टू स्टडी लेटर। तो फिर आप जब बाद में पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय आप समरी पढ़ लेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। द फिफ्थ स्टेप इज़ टू रिसाइट। रेसिटेशन मीन्स रिकॉलिंग व्हाट यू हैव रीड। ठीक है, उसके बाद आपने चीज़ों को रिकॉल करना है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टडी फार्मूला इज़ टू रिव्यू। ठीक है, जब सब कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद आपने चीज़ों को रिव्यू करना है एक बार। रिव्यूइंग द मटेरियल हैज़ टू कीप इट फ्रेश इन योर माइंड। और जितना आप उसको रिव्यू करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश रहेंगी। Then comes the last step, which is to reflect on the idea you have learned. Evaluate the ideas and decide which point of view is correct. This will help you to remember and be able to use the information you learned from your book. जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हों तो फिर आप उस टॉपिक के बारे चैप्टर के बारे में दोबारा से सोचें और फिर उसको एवेल्यूएट करें, कैलकुलेट करें, चेक करें, डिसाइड करें कि कौन से आइडियाज़ जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, कौन से करेक्ट हैं और कौन से रॉन्ग हैं। जब इस तरह करके आप मेहनत करेंगे, फ़ोकस करेंगे, स्टडी करेंगे, चीज़ों को एसोसिएट करेंगे, बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो चीज़ें आपके माइंड में रिफ़्रेश रहेंगी।
These are 5 study techniques that you can learn easily and utilize in your current studies। ठीक है? और जब इस पे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी अच्छे से आप चीज़ें याद कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्निक्स थी कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।